रात के 7:30 बज रहे थे। पिज्जा कॉर्नर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ विक्की किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। यकीन नहीं होता, जो सुनैना मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाती थी, मेरा बुरा वक्त आते ही वो ना जाने कहां गायब हो गई। ये डिलीवरी जॉब मैंने स्टार्ट तो कर दी, लेकिन लगता नहीं कि आगे ज्यादा दिन इसके साथ सरवाइव कर पाऊंगा। तभी उसके सामने रखा हुआ टेलीफोन रिंग करने लगा। उसने रिसीवर उठाकर कान पर लगाया। हेलो, दिस इज विक्की फ्रॉम पिज्जा कॉर्नर। बताइए, आपको क्या ऑर्डर करना है? जी, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। मुझे एक चीज बर्स्ट पिज्जा चाहिए। जी मैम, आपका एड्रेस बता दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट, बंगलो नंबर 56। ब्लैक फॉरेस्ट? जी जल्दी आइएगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। विक्की ने उसका पिज्जा पैक करवाया और फिर अपनी बाइक निकालकर ब्लैक फॉरेस्ट के लिए चल पड़ा। ब्लैक फॉरेस्ट नाम से ही कितना डरावना लग रहा है, लेकिन क्या करें, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। तकरीबन 20 मिनट राइड करने के बाद वो एक चौराहे पर पहुंचा ही था कि उसकी बाइक बंद हो गई। शिट, अब इसे क्या हुआ? अजीब मुसीबत है, 10 मिनट के अंदर पिज्जा पहुंचाना है और ये बाइक खराब हो गई। कहते हैं मुसीबत में दोस्त बहुत काम आते हैं। अरे नवीन, तू यहाँ? हाँ, दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। तेरी वो बातें भी सुन ली जो तू अपने आप से कर रहा था? सुन ली है तो अब बता मैं क्या करूं? ये ऑर्डर मुझे ब्लैक फॉरेस्ट पहुंचाना है। कस्टमर एक लेडी है, देर हो गई तो पता नहीं क्या क्या बातें सुनाएगी। ओफो, अगर लेडी है फिर तो मैं तुझे ले चलता हूँ। वापस आते टाइम अपने साथ मैकेनिक को लेकर आ जाएंगे, क्या कहता है? विक्की ने ज्यादा नहीं सोचा और फिर अपनी बाइक को जंगल में पार्क करके वो नवीन के साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों ब्लैक फॉरेस्ट पहुंच गए। उनको दोनों तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा था, ना कोई घर, ना कोई झुग्गी झोपड़ी। यार बस 5 मिनट बचे हैं मेरे पास और अभी तक कोई घर नजर नहीं आया, जल्दी करना। अगले 3 मिनट के अंदर ही उन्हें एक बड़ा बंगलो नजर आया। थैंक गॉड, हाँ यही वो एड्रेस है, बंगलो नंबर 56। नवीन ने बाइक गेट के अंदर ले ली। वो दोनों उतरकर दरवाजे पर पहुंचे। विक्की ने घंटी बजाई तो एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर नवीन का दिल मचल उठा। जी मैम, मैं पिज्जा कॉर्नर से विक्की, ये रहा आपका पिज्जा। जी शुक्रिया। उसने पिज्जा विक्की के हाथ से ले लिया और फिर बोली, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, आप यहीं पर रुकिए। ये कहकर वो एक कमरे में चली गई। यार ये लड़की नहीं, कोई अप्सरा लगती है और लगता है ये घर में अकेली है। मैं तो कहता हूँ चांस मारकर देख लेते हैं। नहीं यार, तुझे पता है ना मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे तूने घर को नहीं देखा क्या? इतना बड़ा घर है, तिजोरी में माल भी बहुत होगा, हम दोनों की लाइफ बदल जाएगी। इतने में वो लड़की कमरे से निकल कर आई। लीजिए। विक्की ने पैसे लिए और फिर दोनों वहां से चल दिए। अबे तू बात को समझता क्यों नहीं है यार? मुझे कुछ नहीं समझना, तू बकवास कर रहा है। तभी विक्की के मोबाइल पर सुनैना का मैसेज आया। अगर 3 दिन के अंदर तुमने अपना घर नहीं लिया और अच्छी जॉब नहीं पकड़ी तो मुझे भूल जाना। पापा मेरी शादी उनके दोस्त के बेटे से तय कर रहे हैं। ये मैसेज पढ़कर विक्की की टेंशन और बढ़ गई। अब 3 दिन में भला कैसे अमीर बन सकता हूं मैं? अबे 3 दिन नहीं, सिर्फ एक रात में। बता क्या प्लान है तेरा? ये हुई ना बात। अब सुन, मैं उस लड़की के कमरे में जाकर उसे संभालूंगा और इतने में तू तिजोरी से सारा पैसा और जेवर निकाल लेना। उसके बाद उसकी आंखें फोड़कर उसे अंधा करके यहां से निकल जाएंगे, जिससे वो पुलिस की मदद भी ना ले सके। कुछ देर बाद वो दोनों घर के अंदर घुस गए। देख, वो लड़की अब भी कमरे में है, मैं वहां जाता हूं और तू तिजोरी खाली कर। नवीन आंखों में वासना लिए हुए उस लड़की के कमरे में चला गया। विक्की अलमारी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वो आराम से खुल गई। कमाल है, अलमारी में लॉक भी नहीं लगा रखा। उसने देखा कि तिजोरी में बहुत सारे पैसे और सोना रखा है।
तो उसकी आंखें चौधिया गईं। अरे, आप मेरे घर में कैसे आए और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? देखो, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी तन्हाई दूर करने आया हूँ। देखिए, यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसे डरता देख नवीन की हिम्मत बढ़ गई। वो उस पर झपटने वाला था कि तभी वो एक दरवाजे के अंदर भाग गई। ये दरवाजा उसी कमरे में था। नवीन भी तेजी से उसके पीछे उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो वहां एक और बड़ा सा कमरा था। तुम आज मुझसे नहीं बच सकती जान। कमरे के अंदर जाते ही नवीन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि जमीन पर 4 आदमियों की लाशें पड़ी हैं। सभी ने पिज्जा कॉर्नर की टी-शर्ट पहनी हुई थी और वो लाशें इतनी पुरानी थी कि उन पर कीड़े रेंग रहे थे। ये क्या है? इतनी सारी लाशें? तभी उसे एक शैतानी हंसी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा बहुत ही अजीब तरह से हंस रही थी और उसने अपने पीछे हाथ में कुछ छिपाया हुआ था। ये सब वही है जो तुम दोनों से पहले मेरा ऑर्डर लेकर आए थे। ये सुनकर नवीन का दिल दहल गया। तुम मुझे डरा नहीं सकती। मैं एक लड़का हूं, तुम्हें आसानी से मार सकता हूं मैं। तभी सुमित्रा के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और उसके नाखून लंबे हो गए। ये देखकर नवीन खौफ से चीख उठा। आ जाओ ना जान, मेरी तन्हाई दूर कर दो ना। नहीं। नवीन खुद को छुड़ाना चाहता था लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। सुमित्रा ने अब अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू ऊपर उठाया और नवीन के कंधे पर गाड़ दिया। नवीन के चीखने की आवाज जैसे ही विक्की के कानों में गई तो वो चौंक पड़ा। वो अब तेजी से उस कमरे की तरफ भागा। कमरे में पहुंचकर उसे भी वही दरवाजा नजर आया। कमरे के अंदर एक और कमरा। वो तेजी से अब उस कमरे के अंदर घुस गया। कमरे में कदम रखते ही उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। तब उसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य देखा। कमरे में 5 लाशें पड़ी थी जिनमें एक लाश नवीन की थी। सुमित्रा चुड़ैल के अवतार में नवीन के सिरहाने बैठी थी। उसने नवीन की एक आंख निकालकर जमीन पर फेंक दी। विक्की की सांस फूल गई और पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। ये मेरा इस्तेमाल करके मेरी आंखें निकालना चाहता था ना? अब देखो, मैंने इसी की आंखें निकाल ली। विक्की की सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे करे क्या। वो भागने के लिए वापस दरवाजे की तरफ दौड़ा लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खोलो, दरवाजा खोलो, कोई मुझे बचाओ। तुम्हारी आखिरी सांस निकलने से पहले मैं तुमको कुछ बताना पसंद करूंगी। ये जो लाश तुम देख रहे हो सभी पिज्जा कॉर्नर के डिलीवरी बॉयज की है। इनको देखकर तुम्हारे मन में कोई सवाल खड़ा नहीं होता क्या? नवीन बस दरवाजे को पीटे जा रहा था लेकिन दरवाजा खोलने वाला बाहर कोई था ही नहीं। फिर सुमित्रा ने अपने आप ही बताना शुरू किया। सुमित्रा का हस्बैंड 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ था और वो घर पर अकेली थी। यार, अकेले होने पर तो कुकिंग करने का मन ही नहीं कर रहा। पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। उसने पिज्जा कॉर्नर फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे बाद उसकी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में पिज्जा था। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। लाइए, मेरा ऑर्डर दीजिए और अपने पैसे लीजिए।
उसने उन्हें पिज्जा दिया और फिर बोला, क्या आप घर में अकेली हैं? आपको इससे मतलब? इतना बड़ा घर है, ऊपर से आप इतनी खूबसूरत, इसीलिए पूछ रहा हूँ, कहीं कोई फायदा ना उठा ले। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा ने डिलीवरी बॉय के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उस डिलीवरी बॉय के दिमाग में वासना का जहर चढ़ गया था। रात के 12 बजे हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो वापस आया और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगा। कौन है? सुमित्रा भागकर दरवाजे पर गई तो दरवाजा टूटना शुरू हो गया था। ये देखकर वो डर गई। स्टॉप, स्टॉप इट, प्लीज। कौन है? तभी एक जोरदार हमले ने दरवाजा तोड़ दिया और वही डिलीवरी बॉय अंदर आया। दूर रहो मुझसे, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। उस डिलीवरी बॉय ने सुमित्रा पर हमला बोल दिया। उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और इतनी दरिंदगी दिखाई जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, और तभी से मेरी आत्मा मेरे ही घर के अंदर कैद होकर रह गई है। मैंने ये तय किया कि मैं हर एक उस लड़के को खत्म कर दूंगी जो मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर कोई हमला नहीं करने वाला था। लेकिन तुम आए तो उसी के साथ थे ना, जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। अब तुम्हें भी मरना होगा। ये कहकर उसने जमीन पर बड़ा चाकू उठाया और विक्की के पैर पर हमला किया। हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। विक्की जमीन पर गिरकर उठने की कोशिश करने लगा। तुम तो काफी मजबूत हो। चलो, पहले तुम्हारा पैर काट देती हूँ, उसके बाद आराम से मारूंगी तुमको। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। या! नहीं! तभी विक्की का मोबाइल बज गया और उसमें से हनुमान चालीसा की आवाज आने लगी। बंद करो इसको, बंद करो। वो अपने कानों पर हाथ रखती हुई विक्की से दूर हट गई। अब विक्की की भी हिम्मत बढ़ गई। उसने देखा कि ये कॉल उसकी मम्मी की थी और हनुमान चालीसा उसकी रिंगटोन थी। लंगड़ाता हुआ सुमित्रा की तरफ बढ़ने लगा। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। इसको बंद करो, वरना मार दूंगी मैं। अब कुछ नहीं कर सकती। अब विक्की का दिमाग सही काम करने लगा था। उसने देखा कि उस कमरे में एक बड़ी खिड़की है जो बाहर की ओर खुली हुई है। जय बजरंगबली! नहीं! विक्की उस खिड़की से बाहर कूद गया। उसकी टांग में चोट आई थी, फिर भी जान बचाने के डर से वो भागा और फिर नवीन की बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। उसके कानों में अभी भी उस आत्मा के चीखने की आवाजें आ रही थी। तू मुझे चकमा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। विक्की ने स्पीड तेज कर दी और पीछे मुड़कर वापस देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। रात के 2 बजे का समय था। राजन अपने दोस्त अभिमन्यु के साथ मुंबई से दिल्ली अपनी कार से जा रहा था। अभिमन्यु लगातार 9 घंटे से ड्राइव कर रहा था। लगातार ड्राइव करने की वजह से उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें राजस्थान से शॉर्टकट होकर दिल्ली जाना चाहिए। 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। और वैसे लगातार कार ड्राइव करते करते मेरी हालत खराब हो गई है और ऊपर से पेट्रोल भी बहुत कम हो रहा है। हाँ यार, यहीं कहीं आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कहता हूँ राजस्थान होते हुए शॉर्टकट ले ले। वहां पर जरूर कोई ना कोई पेट्रोल पंप हमें दिख जाएगा। अभिमन्यु ने गाड़ी राजस्थान की ओर जाने वाले हाईवे पर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और अभिमन्यु तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए माधवगढ़ के एक सुनसान गांव की ओर से गुजर रहे थे कि तभी
उनकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। अचानक अभिमन्यु की कार झटका देते हुए रुक गई। अर्जुन की आंख लग चुकी थी। कार अचानक रुकने से अर्जुन नींद से जागते हुए बोला, क्या हुआ? अरे दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या? सामने पेट्रोल पंप है और कार में सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है कि ये 20 से 30 किलोमीटर दूर ही चल पाएगी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हो। अरे कार मैंने नहीं रोकी अर्जुन, मेरी नजर ही इस पेट्रोल पंप पर पड़ी थी और कार अपने आप झटका देते हुए रुक गई। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, पेट्रोल तो हमें कहीं ना कहीं से डलवाना ही था ना। अभिमन्यु और अर्जुन कार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा उस पेट्रोल पंप पर एक भयानक और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे यार, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये पेट्रोल पंप बंद तो नहीं पड़ा? क्या नहीं, बंद तो नहीं है क्योंकि सामने ऑफिस तो खुला है और लाइट भी जल रही है। और वो देख, इस पेट्रोल पंप के अंदर तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर की भी लाइट जल रही है। मगर मुझे लगता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई मौजूद नहीं। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अपने हाथों से पेट्रोल डाल लेंगे। इतनी रात में कौन देखेगा हमें? क्या पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने हमें देख लिया तो वो हमें चोर समझेंगे? पेट्रोल पंप के आसपास इंसान तो क्या, एक चूहे का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों के कानों में पीछे से किसी व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। कौन हो तुम? उस आवाज को सुनकर वो दोनों चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन दोनों के सामने अजीब से चेहरे वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। यार, इसकी शक्ल तो बड़ी भयानक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। हाँ यार, बोल तो बिल्कुल सही रहा है। मैं खुद पहली नजर में इसकी शक्ल देखकर डर गया था। लेकिन हमें क्या, हमें सिर्फ पेट्रोल डलवाना है और यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर अभिमन्यु उस कर्मचारी से बोला, अभी कुछ सेकंड पहले आप कहाँ पर थे? हमें तो आसपास कोई नहीं दिखा था। अपने काम से काम रखो साहब। कहो, किस काम से आए हो? अरे पेट्रोल भरवाना है, टैंक फुल कर दो। अभिमन्यु के कहने पर वो पेट्रोल पंप का कर्मचारी पेट्रोल डालने लगा। तभी अर्जुन की नजर उस पेट्रोल पंप की जमीन पर पड़ी। अर्जुन बुरी तरह से डर गया। अभिमन्यु, अरे नीचे देख, ये तो खून के धब्बे हैं। तभी उन दोनों के कानों में उस कर्मचारी की आवाज टकराई। टैंक फुल हो गया साहब, अब आप लोग जा सकते हैं। वो कर्मचारी देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देखकर अभिमन्यु और अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। अरे लगता है हम दोनों गलत जगह आ गए हैं। वो दोनों तुरंत कार के अंदर बैठ गए। अर्जुन ने अपनी कार हाईवे पर दौड़ा दी। अभिमन्यु को कार ड्राइव करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, मगर रास्ता था जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी अचानक अर्जुन की नजर एक और पेट्रोल पंप पर गई। यार, ये पेट्रोल पंप हमें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। जरा गाड़ी रोक। अबे पागल हो गया क्या है? हमें यहाँ से निकलना है। देखा नहीं तूने कि किस तरह से वो पेट्रोल पंप वाला देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने गायब हो गया था? अरे मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोक के तो देख। अर्जुन की बात सुनकर अभिमन्यु ने अपनी कार रोक दी। वो वही पेट्रोल पंप था जिस पेट्रोल पंप से वो लोग भागे थे। आंखें फाड़े उस पेट्रोल पंप को देखे जा रहे थे कि तभी उनके कानों में उसी कर्मचारी की आवाज टकराई। अरे तुम मुझे पेट्रोल के पैसे नहीं देकर गए थे साहब। उन दोनों ने जैसे ही खिड़की के सामने देखा तो वही कर्मचारी अपनी भयानक शक्ल लिए हुए उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही पलों में अर्जुन और अभिमन्यु की चीख सन्नाटे को चीर गई। इस घटना के 3 महीने बाद शाम के 5 बजे एक कार तेजी से माधवगढ़ के हाईवे पर दौड़ रही थी।
कार के अंदर 3 लोग सवार थे, करण, नंदिनी और विजय। वो तीनों पुलिस वाले थे जो 3 महीने पहले लापता हुए अर्जुन और अभिमन्यु की जांच कर रहे थे। कार विजय ड्राइव कर रहा था और विजय को ड्राइव करते हुए काफी देर हो गई थी। यार, पीछे हम पिछले 6 घंटे से इस हाईवे पर अपनी कार को दौड़ा रहे हैं, मगर यहाँ तो सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रही है, आखिर ये अर्जुन और अभिमन्यु रात के इस वक्त इस सुनसान इलाके में कर क्या रहे थे? उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन इसी जगह के आसपास की है यार। नंदिनी, जो कि कार के पीछे वाली सीट पर नींद की झपकी ले रही थी, अचानक से बोली, पता नहीं वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। अरे कमोन नंदिनी, ऐसे नहीं बोलते। अभिमन्यु और अर्जुन जैसे भी थे, वो हमारे दोस्त थे। हाँ, 1 नंबर के रिश्वतखोर। अरे लोग मुझे आकर शिकायत करते थे उनके बारे में। तो तुम क्या चाहती हो? अगर वो दोनों रिश्वत लेते थे तो क्या उनकी छानबीन नहीं की जाए कि आखिर वो कहाँ लापता हो गए? या विजय ठीक कह रहा है नंदिनी। डिपार्टमेंट में हर दूसरा आदमी रिश्वत लेता है और हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार नहीं होता। तभी कार बुरी तरह से झटका देती हुई अचानक रुक गई। विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कार किसी अदृश्य वाहन या किसी दीवार से टकराई हो। विजय का शरीर पसीने से नहा उठा। करण और नंदिनी भी बुरी तरह से घबरा गए। क्या हुआ? कार किससे टकराई? नहीं नंदिनी, कार अचानक झटका देते हुए रुक गई। तभी करण की नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। यार वो देखो, सामने पेट्रोल पंप है। क्यों ना हम उस पेट्रोल पंप पर जाकर पूछताछ करें? करण सही कह रहा है विजय। कार पेट्रोल पंप के ठीक सामने रुकी थी। विजय, करण और नंदिनी कार से उतर गए और उस पेट्रोल पंप के अंदर चले गए। पेट्रोल पंप पर कुछ लोग मौजूद थे। वो तीनों पेट्रोल पंप के अंदर बने हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। रेस्टोरेंट के अंदर कुर्सियां मौजूद ना होकर चारपाइयां मौजूद थीं, जहां पर कुछ गांव के लोग बैठे हुए भोजन कर रहे थे कि तभी विजय नंदिनी से बोला, मैं अभी आता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ यार, थोड़ा हाथ मुंह भी धो लूंगा। नंदिनी वहां पर अकेली थी और वहां मौजूद लोगों को देख रही थी। नंदिनी एक पुलिस वाली थी। तभी नंदिनी के सामने एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। खाने में क्या लेंगे आप? फिलहाल तो मुझे 1 कप चाय की जरूरत है। 1 कप चाय ले आओ। कुछ देर बाद वो लड़का नंदिनी को चाय देकर चला गया। उसने देखा कि कप के अंदर किसी इंसान की कटी हुई उंगली थी। नंदिनी चीखती हुई उस रेस्टोरेंट से निकलकर भागने लगी। अरे क्या हुआ नंदिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये तुम्हारे माथे पे पसीना के साथ? ये पेट्रोल पंप अजीब सा है करण। इतना कहकर नंदिनी एक ही सांस में सारी घटना उन दोनों को बताने लगी। नंदिनी की बात सुनकर वो दोनों नंदिनी को बहुत गौर से देखने लगे। अरे लगता है तुम्हारे ऊपर थकान हावी हो गई है। करण और विजय ने जब अंदर जाकर देखा, तभी रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लोग एक साथ भयानक हो गए। देखते जाओ, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। करण और नंदिनी फुर्ती से वहां से निकल गए, मगर विजय नहीं निकल सका। विजय की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। हमें जल्दी से अपनी कार में बैठना होगा। अरे कार में कैसे बैठेंगे नंदिनी? कार कहीं आसपास नजर ही नहीं आ रही है। क्या मतलब नजर नहीं आ रही है? यही तो खड़ी थी, कहाँ गई? अरे हम दोनों को अब बातें करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी तेज भाग सकती हो मेरा हाथ पकड़कर भागो। वो दोनों उस पेट्रोल पंप से दूर भागने लगे। वो दोनों बहुत देर तक हाईवे पर दौड़ते रहे। उन दोनों की सांस फूलने लगी। तभी नंदिनी चीखती हुई करण से बोली, अब तो उसी जगह वापस आ गए हैं करण। ध्यान से देखो, हम दोनों ने यहीं से तो भागना शुरू किया था। वो सामने पेट्रोल पंप है।
करण की सांसें हलक में अटक कर रह गई। वो ठीक उसी पेट्रोल पंप के सामने ही थे। तभी उन दोनों के कानों में विजय की आवाज टकराई। अरे तुम दोनों मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ गए? विजय एक भयानक शक्ल में क्रोध भरी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। तुम दोनों को मुझे भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तभी उन दोनों के कानों में अर्जुन और अभिमन्यु की आवाज टकराई। विजय सही कह रहा है, तुम दोनों विजय को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर भाग गए। करण और नंदिनी ने देखा तो उनके सामने अभिमन्यु और अर्जुन भी अपनी भयानक शक्ल लिए हुए खड़े थे। अचानक अभिमन्यु ने करण की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और उसका सर नंदिनी के पास फेंक दिया। नंदिनी चीखती हुई अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर दोबारा भागने लगी। उसकी सांस फूल रही थी मगर उसने अपने कदम नहीं रोके। कौन हो तुम? नंदिनी ने एक ही सांस में कांपते हुए सारी घटना उस बूढ़ी स्त्री को बता दी। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती बेटी। क्या मतलब मैं यहाँ से नहीं जा सकती? बड़ी बेवकूफ लड़की हो। तुम तीनों उसी वक्त मर चुके थे जिस वक्त तुम्हारी कार झटका देते हुए रुकी थी। वो कार रुकी नहीं थी बल्कि उस कार का एक्सीडेंट हुआ था। क्या बकवास कर रही हो तुम? कार का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? बूढ़ी स्त्री नंदिनी का हाथ पकड़कर वो एक कार के पास ले आई। गौर से देख इस कार को लड़की, ये किसकी कार है? नंदिनी उस कार को फटी फटी आंखों से देखने लगी। वो कार उसी की थी। उसने देखा उसकी विजय और करण की लाशें पड़ी हुई थी। तुम तीनों की मौत यहीं हो गई थी। इस पेट्रोल पंप को देख रही हो? ये हॉन्टेड पेट्रोल पंप है, भूतिया पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप पर जो भी आता है हमेशा यहीं पर कैद होकर रह जाता है और यहाँ जो भी वाहन आते हैं अदृश्य हो जाते हैं। तुम्हारी कार किसी एक अदृश्य वाहन से टकराई थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में नंदिनी, विजय और करण की फोटो छपी हुई थी और सभी जगह चर्चा थी कि एक बार फिर उसी हॉन्टेड पेट्रोल पंप पर 3 लोग लापता हो गए। ये क्या रहस्य है कोई नहीं समझ पाया और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं।